यूएस ईरान के अंदर सरकार बदलने में लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी देते हैं, रेवोल्यूशन हो रही है, वो सक्सेसफुल होती है नहीं होती, उस पर बहुत बारी बात हो चुकी है। पर एक कहावत होती है, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। उसके अंदर क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है अगर ईरान में रजीम चेंज होता है? क्योंकि स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं बलूचिस्तान की। अफगानिस्तान में जब तालिबान आए, पाकिस्तान ऐसे ही बड़ा खुश था कि अरे अब तो हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। पर उसके बाद किस तरह अफगानिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान मिलकर पूरे बॉर्डर को इग्नोर कर दिया और कहा ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, डरेंट लाइन को हम नहीं मानते, वो आपको पता है। पर क्या बलूचिस्तानी बॉर्डर पे ये होने जा रहा है, जो लगभग 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान पाकिस्तान के बीच में? पिछले साल इनके बीच में लड़ाई भी हुई, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। पर उस प्रॉब्लम्स के बाद अब क्या बलूचिस्तान की मूवमेंट, अगर ईरान का इराक जैसा कोलैप्स होता है तो वो ज्यादा बड़ा खतरा है? और दूसरे एंड पे वॉशिंगटन पोस्ट का आज एक शॉकिंग आर्टिकल आया है यूएस और बांग्लादेश को लेके, और उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों बॉर्डर्स को डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश मेरे अनुसार दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान हो चुका है, हमारे साथ हैं कर्नल मयंक चौबे जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू इश्किरण सर फॉर कौन से इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। सर कौन से बॉर्डर से शुरू करें, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से? क्योंकि ये ईरान के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, अगर आप उसका ओवरव्यू दे दें, और फिर पाकिस्तान पे इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है थोड़ा उस पर आ जाए। ईरान के अंदर जो हो रहा है वो उसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कुछ मैप्स अपलोड किए मैंने। सेकंड मैप है जो व्हाइटिश मैप है, उसको एक बार आप ऊपर खींचिएगा तो टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो जिसका इश्करण जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान एंड ईरान। नाउ यू सी सदर्न साइड में देयर इज अ लाइन विच गोज थ्रू सरावान। राइट में लिखा है बलूचिस्तान, लेफ्ट में है सिस्तान बलूचिस्तान। तो सिस्तान बलूचिस्तान जो है ये बलोच इलाका है ईरान का, और बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान का इलाका है। दैट इज अ 44% लैंड मास ऑफ पाकिस्तान। दिस इज द बेसिक ज्योग्राफी जिसके बारे में इश्करण जिक्र कर रहे थे, और दिस इज द ओनली लैंड बॉर्डर विच एग्जिस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। सो बलूचिस्तान बिकम्स अ linchpin when it comes to the relationship between Iran and Pakistan. इंटरेस्टिंगली बलोच फ्रीडम मूवमेंट जो चलता है वो कहता है कि हमें सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का और बलूचिस्तान पाकिस्तान का, ये दोनों चाहिए। तो यहां पर थोड़ी सी खिचड़ी जो होती है वो इंटरेस्टिंग बननी शुरू होती है। अब पाकिस्तान अगर इंडिपेंडेंस देगा, ईरान को सपोर्ट करेगा, तो बलूचिस्तान जो है उसका मूवमेंट स्ट्रांग होता है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। इस एरिया में बहुत सारी फोर्सेस जो है वो प्ले आउट कर रही हैं। अब बहुत सारी फोर्सेस जो प्ले आउट कर रही हैं उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक पहला मैप है, कलरफुल सा मैप जो है, उसको एक बार ऊपर लेकर आइएगा, देन वी कैन डिस्कस कि आखिर ये इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। जैसे कि हमने बलूचिस्तान का जिक्र किया था, यू सी द ब्राउन कलर पोर्शन इज सिस्तान बलूचिस्तान। नाउ सिस्तान बलूचिस्तान में बलोच प्रधान है, और यहां पर इनकी आबादी जो है वो करीब 2.5% के आसपास है। अब आप देखेंगे कि लाइट ब्लू कलर का सेंट्रल एरिया जो है दैट इज एथनिकली पर्शियन, जो कि करीब करीब 40% से ऊपर है। अब देखते हैं हम अप नॉर्थ, रेड कलर का पोर्शन है जो कि है अजेरी। अजेरी लोग हैं, ये चाहते हैं कि हम ईरान से अलहदा हो जाएं, हम अजरबैजान के साथ में जाके मिल जाएं। ये करीब 17% लोग हैं यहाँ पर। थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे, येलो कलर का पोर्शन है, ये है एथनिकली कुर्द इलाका। 10% कुर्द हैं यहाँ पर। ये अपनी स्वायत्ता चाहते हैं, ईरान से अलग होकर एक सेपरेट कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से लोगों ने एक लेडी को मारा था और उसकी चोटी को डिस्प्ले कर रहे थे एज अ सोविनियर। सो चैनल 8 जो कि कुर्द का वो है, चैनल है जो कि कुर्द में ब्रॉडकास्ट करता है, उसकी एंकर बाकायदा उसी तरीके की चोटी रख के आती है सामने, दिखाते हुए लोगों को कि किसी की हिम्मत है तो चोटी को हाथ लगाकर दिखाए। सो यू सी सिचुएशन जो है वो ऐसी हो रही है कि हर आदमी अपनी इंडिपेंडेंस देख रहा है। ग्रीन कलर का पोर्शन आखिर में अरब इलाका है। अगेन वी नो दैट अरब्स जो है वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी को मानते हैं, करीब 2.5%। तो इस समय जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा है या रिबेलियन चल रहा है ईरान में, वो आधे ईरान से भी थोड़ा सा कम बैठता है। तो दैट इज वाई यूल सी कि इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, जबकि सारी की सारी जनता हमको स्ट्रीट्स में उतरकर प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है। एक तो वो लीडर्स भी है।
उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके लिए बाकी के एक ग्रुप दिख रहा है जो कि प्रोटेस्ट कर रहा है झंडे लेकर। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये कौन से झंडे लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि वो झंडा जो है वो बहुत कुछ कहानी बयान करता है। बस झंडे में देखिए आप बीच में एक शेर का चिन्ह है जो कि हाथ में तलवार लिए हुए है। ये झंडे जो हैं ये पहलवी डायनेस्टी के झंडे हैं। इसको जो बीच में एम्बलम है इसको शेर खुर्शीद बोलते हैं, और ये अपना आइडिया ड्रॉ करता है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म से। तो शाह पहलवी जो हैं वो ज़ोरोएस्ट्रियन आइडेंटिटी को साथ लेके चल रहे हैं और जो करंट मुल्ला रिजीम है उसके खिलाफ होते हैं। तो पीपल आर नाउ नेगेटिंग द फॉर्म ऑफ इस्लाम व्हिच इज बीइंग फॉलोड इन ईरान। तो आई डोंट टर्म दिस एज जस्ट अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, आई से इट इज अ सिविलाइजेशनल अपहीवल व्हिच इज गोइंग ऑन इन दिस रीजन, कि लोग जो हैं वो अपनी पर्शियन अस्मिता को वापस हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। सर तो घर मैं वापसी इस करवा रहे हो आप ईरान में? घर वापसी अगर मैं 100% हो सिंपल रही है। भाषा में बोलूं तो इट इज अ घर वेल, वापसी, गोइंग टू बैक टू योर सिविलाइजेशन। यस, एंड इट इज अ फैक्ट। ईरान ने कभी अपनी ज़ोरोएस्ट्रियन आइडेंटिटी को पूरी तरीके से नहीं नकार पाए, चाहे कितना जोर पड़ा। आई रिमेंबर कि मुझे भी ईरानियंस ने सुवेनियर गिफ्ट किए थे। सुवेनियर यूज्ड टू बी फिगरीन्स। शेर खुर्शीद जो है उनका सुवेनियर है। अब आपको पता है कि इस्लाम में एनी फिगरीन, एनी एम्बलम जो है वो बैंड है, पर ये करते हैं। इंटरेस्टिंगली आई वुड लाइक टू अपलोड वन मोर पिक्चर एंड देन दैट विल बी अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि आखिर इनकी आइडेंटिटी भारत से कितना मेल खाती है। तो ये मैंने किया अपलोड। अब इसको ये कहते हैं निशानी ईरानी। ईरान की निशानियां क्या हैं? ये आते हैं ज़ोरोएस्ट्रियन से संबंध रखते हुए। अब हमने बात की थी ना, शेर है, शेर खुर्शीद नंबर 2 एम्बलम। पहला एम्बलम है मेरे माँ जो कि चांद तारा है, लेकिन सबसे राइट का एम्बलम देखिए जो कि कंटिन्यूटी का प्रतीक है, निरंतरता का प्रतीक है, और वह है गर्दून खुर्शीद। तो मैं अगर ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा विकृत स्वास्तिक है तो इसमें कहना जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो है वो सनातन, अगर आप मानते हैं कि सनातन शुरू हुआ था 5000, हालांकि इट्स ऑक्सीमोरॉन अगर मैं बोलता हूँ सनातन शुरू, सनातन तो एवर सिंस हैज बीन देयर। सो जिसको लोग आम बोलचाल की भाषा में हिंदू धर्म कहते हैं, तो हिंदू धर्म से स्वास्तिक, स्वास्तिक का विकृत रूप जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, सबसे राइट में ऊपर का चिन्ह जो है, और धीरे धीरे ये और विकृत हुआ हाकिन क्रॉस बन के जर्मनी तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आप अपने आप को कल्चरली ईरान के साथ या पर्शियन आइडेंटिटी के साथ में जोड़ सकते हैं। नंबर 2, ये सब सिंबल जो हैं ये लोग अभी रिक्लेम कर रहे हैं। तो झंडा मैंने इनका दिखाया था आपको पहलवी डायनेस्टी का, उसके बाद में एक झंडा और है जो कि करंट रिजीम का चल रहा है। ये है करंट रिजीम का झंडा। अब इसमें जो ग्रीन और रेड कलर में जो आयत लिखी हुई है दैट इज अल्लाह अकबर। सो अल्लाह अकबर फ्रॉम अ रिलीजियस क्राई बिकेम अ रेवोल्यूशनरी क्राई इन 79। तो ये झंडा भी जो है ये सन आई थिंक 84 में या कब उपयोग में लाया गया था। 79 तक उसका झंडा चल रहा था पहलवी डायनेस्टी का, उसके बाद में 80 में एक और झंडा आता है, और उसके बाद में ये तीसरा झंडा जो है ये अब इन वोग है। अब लोग इसको नकार के वो वाला झंडा लगा रहे हैं, इसमें शेर खुर्शीद बना हुआ है, एंड यू कैन सी कंसुलेट्स में जाके लोग वो झंडा प्लांट कर रहे हैं, सेइंग कि हम इस झंडे को अलग करते हैं, दिस इज द फ्लैग विच दे वांट टू बी देयर। एक तरीके से सिंबॉलिक है कि वी वांट दी शाह पहलवी टू बी बैक। तो ये इस समय ईरान में अपहीवल चल रहा है। पाकिस्तान का रोल इसमें क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान का रोल जो था वो पकड़ा तब गया था जबकि बहुत सारे स्टारलिंग डिवाइसेस जो थे कन्फिस्केट हुए थे, और बुशेर प्रोविंस में काफी हथियार भी पकड़े गए थे, जिसकी कहते हैं कि उस पर मार्किंग जो थी इजरायली और अमेरिकन मार्किंग थी। तो कहां से आए वो, नेचुरली एक रूट है उनके पास में पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का मानते हैं लोग कि खुल्लम खुल्ला जो है वो हथियार मुहैया करा रहे थे। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि अचानक कराची पोर्ट में कंटेनर्स रखे होते हैं, और एक कंटेनर जो कि फौजी फाउंडेशन के लिए मार्क्ड होता है उसमें आग लग जाती है। तो आग कैसे लग गई, अब ये हम इस पर डिस्कस करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आग तो है कभी भी लग सकती है। किसी बीच वाले कंटेनर में आग लग सकती है, आस पड़ोस के कंटेनर को कुछ नुकसान नहीं होता, परंतु बीच वाला कंटेनर धू धू करके जल उठता है, ऐसा भी होता है। सर पर इस पे मैं आना चाहूंगा एक चीज पे, दो एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि ईरान जब शुरू हुआ था तो आप तो शुरू से ही कह रहे थे कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक नॉर्मल लग रहा था लोगों को कि इट इज वेरी सिंपल लाइक वेनेजुएला।
पर यहाँ पे पहले खबर आई कि सऊदी अरेबिया, कतार कह रहे हैं कि ईरान पे अटैक मत करो, तो वो एक रीजनल इम्बैलेंस। फिर एक पाकिस्तान जिसकी ईरान से लड़ाई है, पर वो कह रहा है कि ईरान पे अटैक मत करो, क्योंकि पाकिस्तान में दो धड़े खड़े हो गए। एक धड़ा जो कहता है कि यूएस को यूज करने दो हमारी एयर स्पेस, हमारी सॉइल एक्सेट्रा, एक धड़ा जो अपोज। पहले पाकिस्तान से पहले सऊदी अरेबिया, कतार जो रीजन है, वो रीजन क्यों बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है यूएस एक्शंस के साथ, क्योंकि टेक्निकली तो यूएस एक्शंस में मोनार्की वापस आएगी, तो वो रॉयलिस्ट वाला आर्गुमेंट तो है नहीं कि अगर एक रॉयल उड़ेगा तो बाकी रॉयल जुड़ेंगे। पर ईरान में तो फंडामेंटलिस्ट रजीम है, उसके लिए भी क्यों सऊदी अरेबिया, कतार, इन सब में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पूरा रीजन में डिस्कम्फर्ट हो रहा है यूएस एक्शन से। देखिए, इस समय अमेरिका ने 2 देशों पे हाथ डालने की कोशिश की है। एक था वेनेजुएला और दूसरा है ईरान। वेनेजुएला में उनकी कोई फोर्सेस में कोई स्ट्रेंथ थी नहीं। दी प्रेसिडेंशियल गार्ड जो थे वो क्यूबन हायर्ड गार्ड थे और वेनेजुएलन आर्मी की कोई खास वक़्त है नहीं। ना ही वेनेजुएला के पास में ऐसी कोई मिसाइल स्ट्रेंथ मौजूद है। लेकिन ईरान के पास में अपनी टेक्नोलॉजी की बनी हुई मिसाइल्स हैं और ईरान इजराइल वॉर के टाइम पे करीब 3,500 पीसेस उनके पास में थे। दूसरी बात है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो बहुत एडवांस्ड है। नंबर 3, चाइना जो है उसको निरंतर रूप से सपोर्ट कर रहा है। एज वी टॉक आई वोंट बी सरप्राइज कि वहां पर और चाइनीज प्लेन्स आके लैंड नहीं कर रहे। जिस रफ्तार से चाइनीज प्लेन्स आके लैंड किए हैं, आई एम वेरी श्योर वो पॉपकॉर्न लेकर नहीं आए थे। तो चाइना जो है वो लगातार उसको सप्लाई कर रहा है, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित ना हो, क्योंकि 17% ऑयल जो है चाइना का वो ईरान से आता है और बाकी एनर्जी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होके आती है। बाकी सारे देश क्यों का डर था उनको 2 कारणों से। पहला डर ये था, ईरान पे कोई एक्शन होता है तो ईरान ने एक धमकी दे रखी थी कि जहां-जहां पर अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं, हम उन कंट्रीज को हॉस्टाइल मानेंगे और हम उन पे अटैक करेंगे। तो जितने चिल्लाए थे, ये सब वही कंट्रीज थे। नंबर 2, इनको पिटने का डर था। नंबर 2, इनको डर ये था कि तेल जितना पास होता है इन कंट्रीज का, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होता है। ईरान इजरायली वॉर के खात्मे के आते-आते ईरान ने धमकी दी थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। 22 किलोमीटर चौड़ा पैच है, अगर उस पे उन्होंने उसको ब्लॉकेड लगा दिया, दुनिया की कोई ताकत उसको ब्लॉकेड को नहीं हटा सकती। और फिर दुनिया का बहुत बड़ा प्रतिशत वहां से ऑयल और नेचुरल गैस जो है पास होती है। इवन हमारा जो हम कतर से गैस लेते हैं वो वहीं से पास होती है। तो अगर ईरान वहां पर ब्लॉकेड लगाता है तो परेशानी दुनिया के काफी देशों को होनी थी। तो नेचुरली सबने बोला कि भाई ऐसा मत करो कि इफ पुश्ड अगेंस्ट अ वॉल द रैट माइट बाइट द कैट। तो फिर ऐसा कहा गया, बहाना ये लिया गया कि 800 लोगों की फांसी जो है मुलतवी कर दी गई, इसीलिए हम अटैक नहीं कर रहे हैं। और कुछ तो एस्केप रूट होता ही है लोगों के पास में। नंबर 2, एक और चीज भूलने वाली इसमें नहीं है कि ईरान जब तक जलता रहेगा, अमेरिका का आर्म्स इंडस्ट्री चलती रहेगी। अगर आपने ईरान को पाउंड कर दिया और वहां पर फेवरेबल गवर्नमेंट आके बैठ गई, तो भैया आपके हथियार कौन खरीदेगा? ईरान का डर इजराइल को खत्म हो जाएगा, सऊदी अरेबिया के लिए राइवल नहीं रहेगा, ओमान, कतर जो है उन डरेंगे नहीं, तो फिर हथियारों की बिक्री तो बंद हो जाएगी। तो ईरान को इतना मारो कि उसमें ताकत थोड़ी-सी कम हो जाए, परंतु इतना मत मारो कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो ईरान में ऐसी गवर्नमेंट रहना जो कि दूसरों के लिए खतरा है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ऐसे ही तरीके से पाकिस्तान को भी सर्वाइव कराया जाता है। भाई भारत अगर ऑपरेशन सिंदूर में दे दनादन पाकिस्तान की मटिया मेट कर देता, तो फिर फायदा क्या था? पाकिस्तान जो है वो भारत को पिन पिक की तरह परेशानी देने का बायस बना हुआ था। अगर आप पाकिस्तान को ही खत्म कर देंगे, तो फिर भारत के लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं रहेगी ना। भारत का तो एडवांसमेंट होगा। तो भारत कल के दिन एक स्ट्रैटेजिक राइवल बन के खड़ा हो जाएगा यूएसए का। इसका यूएस को बहुत डर रहता है। तो इसलिए यूएसए हर वो प्रयास करेगा कि भारत जो है वो स्ट्रॉन्ग ना बन पाए। इसकी कॉन्टेक्स्ट में कर्नल साहब, अगर जो ये पाकिस्तान, बार-बार मैं पाकिस्तान ईरान पे आना चाहूंगा, पर आपने बोला को इट्स कम टू माय माइंड कि जो पाकिस्तान बार-बार ड्रोन्स भेज रहा है, ये पिन प्रिक कर रहा है और डेमोक्रेसी के अंदर एक पब्लिक प्रेशर बिल्डअप करता है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में भी 2 व्यूज गए थे। एक व्यू था जहाँ पे पब्लिक डिसअपॉइंटेड थी, एक तो हमारी मीडिया ने सब कुछ फतेह कर लिया था, लाहौर, कराची, वो तो एक अलग चीज हो जाती है। बट बिकॉज वो पब्लिक प्रेशर है कि पाकिस्तान अभी भी ये कर रहा है, एंड इट्स ऑलवेज अ परपेचुअल रिस्क ऑफ अ टेरर अटैक।
सो डू यू थिंक दिस जो पिन ब्रेकिंग है, इंडिया को उस पर डिसाइसिव स्टैंड लेना पड़ेगा, या फिर इट कुड बी अ ट्रैप व्हिच स्टॉप्स इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड फोकस फ्रॉम इट्स रियल एम्स बाय पुटिंग इट इनटू अ लॉन्ग और मे बी अ शॉर्ट वॉर विद पाकिस्तान? हाउ डू यू सी दैट सिचुएशन? क्योंकि पाकिस्तान बार बार ड्रोन भेज रहा है, तो वो प्रोवोक करने की कोशिश तो कर रहा है, लिमिटेड प्रोवोकेशन कर रहा है। ऐसा है ईश्वरन, पाकिस्तान के पास एक बहुत तगड़ा हैंडल है भारतीय प्रेस, ठीक है? तो ड्रोन वो कौन से भेज रहा है? क्या वो ड्रोन शादी वाले ड्रोन हैं कि मिलिट्री ग्रेड के ड्रोन हैं? इंटरेस्टिंगली, मतलब जो मुझे खबर मिली है कि वो ड्रोन जो है वो हार्मलेस ड्रोन्स हैं। और हाँ, होता क्या है कि आप प्रोब करते हो एनिमी को कि वो कैसे रिएक्ट करता है। तो जहाँ तक मेरा जो सूचना कहती है कि वो ड्रोन जो है मेनेसिंग ड्रोन नहीं है, वो शादी वाले ड्रोन हैं। अधिकतर क्या करते हैं ये लोग अपने स्मगल्ड सप्लाइज़, वो चिट्टा-विट्टा जो होता है ना पंजाब में, वो जनरली उससे गिराने का प्रयास करते हैं। तो वो सस्ते वाले ड्रोन होते हैं जो कि हर आदमी उड़ा सकता है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मेनेसिंग ड्रोन नहीं है, मिलिट्री ग्रेड के ड्रोन नहीं, सस्ते वाले ड्रोन है। वो उड़ा-उड़ा के वो आपको दिखा रहा है और थोड़ा-सा प्रोब कर रहा है कि भारतीय फ़ौजें रिएक्ट कैसे करेंगी। आपने इन ड्रोन्स के ऊपर आपने कहीं भारतीय सेना का कोई बयान नहीं सुना होगा, सिवाय प्रेस के। ना ही सरकार ने कोई बयान दिया। अगर इनकर्जन की कोशिश करते तो सरकार बोलती। भारत की सैन्य शक्ति बोलती, एक स्पोक्सपर्सन आके बोलता कि भारत भारत के एरिया में ये हो रहा है और हम इसका बदला लेंगे, ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो हाँ, नेचुरली पाकिस्तान के पास एक हथियार है कि भारत में बस कुछ ड्रोन भेजो, भारत की प्रेस को तो ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए। पहली बार देखा गया है सालाना टीवी पर कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है ड्रोन के ज़रिए, नई खबर बन जाएगी वहाँ पर। तो थोड़ा-सा अगर प्रेस थोड़ी-सी समझ जाए और देखे कि आखिर है क्या, जर्नलिज्म करे, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन भी करे तो मज़ा आएगा। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ जस्ट टेस्टिंग वाटर्स। और दूसरा अपनी स्मगलिंग की कार्रवाई को थोड़ा-सा वो आगे बढ़ाता है उसके ज़रिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आई डोंट थिंक दोज़ ड्रोन्स आर अ बिग मेनेस टू अस। येस, वी हैव टू बी विजिलेंट, क्योंकि कल के आज शादी का ड्रोन आया है, कल वहाँ पर बायरेक्टर ड्रोन भी आ सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट देन वी आर विजिलेंट। तो हम देख रहे हैं कि वी हैव टू पिक आवर बैटल्स। ऐसा So नहीं है my कि हमने basic thing was it is not a situation to react right now. जो नो, ये आप ड्रोन्स बोल रहे हो, that is normal drug operation which is wrong, but मतलब बिल्कुल। उस तरह से कोई हाँ, reactive इंडिया को strong reaction की जरूरत नहीं है, no matter बिल्कुल। what media says कि grave हाँ, provocation, this provocation, that हाँ, provocation. क्योंकि अब मैं वापस आना चाहता हूँ ईरान पे। अब ईरान पाकिस्तान में 24 में भी 25 में भी हुई, स्ट्राइक्स भी करी ईरान ने पाकिस्तान के अंदर के, कहते हुए कि तुम भैया अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ रखते हो। पाकिस्तान ने काउंटर बोल रहे हैं ऑपरेशन की, ऑपरेशन मार्क बार समाचार जो भी किया, और कहा कि भैया बीएलए जो है उसकी बेस, जैसे आपने मैप भी दिखाया, बीएलए की बेस भैया ऑपरेटिव बेस ईरान के अंदर है। तो इस सिचुएशन में अब अगर ईरान में थोड़ा भी लूजनिंग होती है एंड बलूचिस्तान बिकम्स अ वायबल एंटिटी एंड इट्स अ ह्यूज लैंड मास, ये सिस्टीन बलूचिस्तान जोड़ दो, जो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम भी है। तो डू यू थिंक पाकिस्तान जो वैसे ही बीएलए से इतना सफर कर रहा है, कभी वो ट्रेन हाईजैक करते हैं, कभी वो इनकाउंटर करते हैं, तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बीएलए टुडे एंड हाउ स्ट्रांग डू यू थिंक इज द मूवमेंट फॉर बलूचिस्तान, एंड what is the added factor of what is happening in Iran for Balochistan, for Pakistan? इचकन वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जब से ईरान का मसला खड़ा हुआ, आपने कितनी बार बलोच अटैक के बारे में सुना है? हम तो रोज सुन रहे थे 96 अटैक इन 2 डेज, इस कदर अटैक चल रहे थे। अभी सुना है आपने हाल में? जाफर एक्सप्रेस चल रही है, बलूचिस्तान में अभी कोई अटैक नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्या लोग बिजी हैं वहां पर प्रोटेस्ट में? क्या वो लोग देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं किस तरफ नाव मुड़ती है? क्या हम इंडिपेंडेंस देख सकते हैं अपनी? तो इस चीज को आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में रख के देखना पड़ेगा कि आखिर बलोच मूवमेंट कर क्या रहा है। बलूचिस्तान के ऊपर, बीएलए के ऊपर अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया उसको, सबको मालूम है। क्या अमेरिका ने वाकई उसको ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की सोची है, या वो उसकी मदद से वहां पर से जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं या तेल की जो खुदाई है वो करना चाहता है, दुनिया को दिखाने के लिए वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट उसके साथ में मुआहदा कर लिया है। कल के दिन अमेरिका को लगता है कि मुझे ये सब रसद सामग्री यहाँ से मिल जाएगी बलूचिस्तान के साथ हाथ मिला के, तो आसिम मुनीर को दूध की मक्खी की तरह निकाल के वो फेंक देंगे, क्योंकि उनको वहां से काम है केवल इनसे, और उसका जो भी मतलब सिद्ध करेगा वो उससे हाथ मिलाने के लिए तैयार बैठा है।
तो इतना आसान नहीं है उस एरिया में ऑपरेट करना जिस तरीके से वहां खेल खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान भी अपनी रेलेवेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, नॉट हियर बट लिबिया में। ईस्टर्न लिबिया के फील्ड मार्शल के साथ में आसिम मुनीर जाके बैठक करते हैं, $4 बिलियन के हथियारों की बात करते हैं। लिबिया के ऊपर तो सैंक्शन लगे हुए थे, तो अगर हथियारों की बात चल रही है इसका मतलब अमेरिका का वरदान है। अचानक वेस्टर्न लिबिया के जितने मिलिट्री लीडरशिप है जाती है तुर्की और मिलके जब लॉटरी होती है उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होती है, पहला स्टेटमेंट आता है कि दिस वाज अ टेक्निकल स्नैक एंड नो फाउल प्ले। अचानक से क्या हो गया कि भाई जिसके साथ आप मिल रहे थे उसको आपने आउट कर दिया, क्योंकि अब आसिम मुनीर चाहते हैं अर्दोगान जो है वो ईस्ट लिबिया के साथ मिलके हाथ मिलाए और थोड़ा तेल वेल वहां से ड्रॉ कर ले, क्योंकि अर्दोगान की पाइपलाइन ऑलरेडी बनी हुई लग चुकी थी तुर्की के लिए। तो पाकिस्तान अपनी रेलेवेंस जो है वो वहां पर फील करा रहा है कि तुर्की के साथ में मिला के इनको वो अब एक दिखा रहा है वायबल ऑप्शन। यहां पर मैं खड़ा कर रहा हूं कि तुर्की एक पावर बन के नॉर्थ अफ्रीका में निकलने को तैयार है। तो ऑटोमन एम्पायर का उदय जो है हो सकता है नॉर्थ अफ्रीका से हो। तो आसिम मुनीर इज ट्राइंग टू शो हिज रिलेवेंस टू अमेरिका ऑन अदर फ्रंट्स ऑल्सो। उसने अपने 4 एयर बेसिस तो दिए हुए हैं जहां पर इनके C-17 भी जाते हैं, इनके ड्रोन्स भी ऑपरेट करते हैं, वो बात चल रही है वहां पर। साथ ही साथ वो अपनी पावर को वहां पर भी बढ़ा रहा है जिससे कि वो इंपॉर्टेंट बना रहे। ऐसा ना हो कि यूएसए जो है वो BLA के साथ हाथ मिलाए और आसिम मुनीर को आउट कर दे। तो ये गेम जो है अपनी रेलेवेंस शो करने का भी हो रहा है। यूएसए का टेरर डेजिग्नेशन तो हमने देख ही लिया, सीरिया के अंदर कितनी वैल्यू है उसकी, कितनी वैलिडिटी है। ग्लोबल टेररिस्ट से आप प्रेसिडेंट बन जाते हो, आप ऑल इन ऑल बन जाते हो, वो तो मूड चेंज है, इट्स जस्ट अ फ्लिप। बट BLA के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर चाइना की भी मैसिव इन्वेस्टमेंट थी। चाइना बेसिकली इसको अपना बैकयार्ड, अपना सेफ्टी नेस्ट मान रहा था, जहां पे यूएस ने जाके एकदम से गेम काफी चेंज की है, काफी चेंज की है। तो इसमें चाइना और पाकिस्तान, अब जो चाइना के बीच और यूएस के बीच फंस गया है, अपने देश के अलग अलग बीच में फंस गया है, बलूचिस्तान की है, तो हाउ डज चाइना और पाकिस्तान रादर डील विद चाइना विद बलूचिस्तान? चाइना ने इस समय अपने CPEC को लेके बिल्कुल दम साध के बैठा है, क्योंकि उसकी CPEC एक बार टारगेट बनी थी जब सिंदूर हुआ था। हमारी मिसाइल जो थी उसके एसेट तक वहां पर पहुंच चुकी थी, उसको वहां का खतरा है। अमेरिका एक खतरा बन के आ गया। चाइनीज हथियार जो थे सिंदूर में फेल होते दिख गए दुनिया को। तो फॉर चाइना पाकिस्तान हैज बिकम अ न्यूसेंस, टेक इट फ्रॉम मी। तभी अगस्त के महीने में जो उनके JF-35 आने वाले थे वो सब कहाँ गए? सुन रहे थे ना आधे दाम पे देने वाले हैं, लेकिन कहाँ चले गए? क्यों? बिकॉज पाकिस्तान जो है वो डबल गेम खेल रहा था इनके साथ में, एंड ये बात चाइना को भी समझ में आती है। तो इन्होंने, अब मजे की बात ये है कि एक इनका बेस है नूर खान एयर बेस, नेम्ड आफ्टर एयर मार्शल नूर खान। तो एयर मार्शल नूर खान की बिटिया जो है वो एक पीडियाट्रिक डॉक्टर थी और उनकी कार क्रैश होती है यूएसए में। तो हाईवे पे जा रही थी और उनकी कार राइट में स्वर्व करती है, स्वर्व करके लुढ़क जाती है और आग लग जाती है उसके अंदर। और अनफॉर्चुनेटली द 72 ईयर ओल्ड वुमन शी डाइज इन दैट क्रैश। लोगों को ये भी शक था कि वाज शी कैरिंग ब्लूप्रिंट्स ऑफ द JF थंडर एरोप्लेन टू बी हैंडेड ओवर टू द अमेरिकन्स, क्योंकि कार जो है क्या पता क्रैश में कार में आग नहीं लगती, आग लगी थी। तो क्या MSS जो कि चाइना की और एजेंसी है, क्या वो मुलविस थी? बड़ा आसान है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट रिट्रीव किया और अपने कार को नजर आतिश कर दिया। ये भी शक की सुई वहां पर चल रही है। सो पाकिस्तान के डबल गेम खेलना चाहने के साथ में हाईली पॉसिबल। पाकिस्तान अपने खुद का सगा नहीं है तो चाइना का सगा क्या होगा? तो ये एरिया जो है आप नोट करेंगे कि सिंदूर के बाद में शी जिनपिंग के सुर भारत के लिए और मोदी के प्रति बदले हुए थे, क्योंकि असलियत उन्होंने देखी थी। SCO समिट में बॉनहोमी बिटवीन शी जिनपिंग, मोदी, पुतिन एंड मोदी वाज टू बी सीन। और नवाज शरीफ, शाहबाज शरीफ को उन्होंने बिल्कुल दरबान की तरह निकाल के अलग करके रखा हुआ था। तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ये सिग्नलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। जब आप लीडर्स मार्च कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो आपने देखा होगा आगे के फ्रंट लाइन में कौन लीडर्स थे, और शहबाज शरीफ जो थे वो थर्ड रो में पीछे पीछे चल रहे थे। फोटो ऑप्स के लिए भी ही वाज स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर। तो ये चीज दिखाती है कि आपको किस तरीके से वो कंट्री, होस्ट कंट्री आपको प्लेस कर रहा है वहां पर। अभी हाल ही में कोर कमांडर 14 कोर का एक बयान आया था
कि इंडिया ने 934 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे अपनी पेट्रोलिंग जो है वो जॉइंटली करने की फैसला हुआ है चाइना के साथ में। अचानक चाइना के साथ में भारत के संबंध मधुर क्यों होने शुरू होते हैं? कुछ तो कारण होगा। और पाकिस्तान जो है वो कहीं पर अलग सा दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान में वो चीज़ सुनाई नहीं देती कि शहद से मीठी और फौलाद से तगड़ी दोस्ती जो है वो कहीं छुप सी गई है। तो चीज़ें बहुत बदल रही हैं इस समय। एक टाइम पे ये भी बात चल रही थी कि चाइना, रशिया, इंडिया एक ये अलायंस जो है ये क्या ऐसा शक्ल लेता दिखाई दे रहा है? इस समय आपने नोट किया होगा कि इंडिया, रशिया और इज़राइल भी साथ में आ रहा है क्योंकि वेस्ट एशिया के सॉल्यूशन में इज़राइल की बात नहीं मानी गई है एंड नेतन्याहू इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद इट। नेतन्याहू की अनहैप्पीनेस जो है वो ईरान इज़राइली वॉर के साथ से चलती आ रही है। जब इन्होंने फार्दो फैसिलिटी पर हमला किया था इज़राइल ने और इज़राइल ने बोला था कि हमारी ग्राउंड फोर्सेस जो है फार्दो को नहीं निकाल सकती, वी वुड रिक्वेस्ट फॉर द B-2 बॉम्बर्स। तो ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया था कि हम आ रहे हैं और आते-आते उनको 10 दिन लग गए। और तब तक तो भाई जो 450 किलो एनरिच यूरेनियम रहा होगा फार्दो में वो तो कहीं का कहीं जा चुका था। आईएए ने बोल दिया वहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर नेतन्याहू साहब तो ज़्यादा खुश नहीं थे। अब नेतन्याहू साहब को भी रैप ऑन द नकल्स तो मिलना था। तो उन्होंने बना दिया गाज़ा का पीस बोर्ड। 1-1 बिलियन डॉलर दो चंदा और मेरे बोर्ड में आओ। मैं हूँ यूएन सेक्रेटरी जनरल नया वाला और मेरा डिप्टी रहेगा टोनी ब्लेयर। अब पाकिस्तान बेचारा करता मरता क्या ना करता, उसने 2.2 बिलियन डॉलर उधार मांगे यूएई से, भाई मेरी फौजी फाउंडेशन गिरवी रख लो, पैसे दे दो, मुझे इसका मेंबर बनना है। नहीं, साथ ही साथ सर उसके अंदर अगर आप देखो कि एलॉन मस्क का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो मजाक किस तरह आ रहा है, बोलता है पीस बोर्ड का मतलब है पीस ऑफ ग्रीनलैंड, पीस ऑफ ईरान, पीस ऑफ हियर। हंस रहे हैं लोग बिकॉज अब दे नो कि इंटरनल यूएस के अंदर ऑल दैट ही इज सेइंग इज नॉट पॉसिबल। वेनेजुएला व्हाटएवर दे वांटेड दे अचीव्ड। ईरान के अंदर तो मिडिल ईस्ट पूरा ही, इजराइल अपसेट है, सऊदी अरेबिया अपसेट है, पाकिस्तान एक कॉर्नर्ड हो चुका है कि भैया अभी अफगानिस्तान वाला जो उनके पास एग्जाम्पल है ही है कि तालिबान के आने की खुशी मना रहे थे और वो पूरा बॉर्डर है यहाँ पे। पर आपने एक बात बोली मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी बिफोर आई मूव ऑन टू बांग्लादेश, वेयर यू सेड कि बलूचिस्तान की जो पाकिस्तान की रोज बैंड बजा रहा था, 10 अटैक पीस अटैक हो रहे थे, तो वो रुक गया है। डू यू थिंक दैट इज अ बिगर थ्रेट फॉर पाकिस्तान और यू थिंक इट्स अ ब्रीदर फॉर पाकिस्तान? क्योंकि बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस इन अ सेंस इट्स द first area which can viably break from Pakistan if it breaks from Pakistan. तो how do you see this जो आप बोल रहे हो कि रुक गया है, क्यों रुक गया है मूवमेंट? उनके लिए तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी मोर अग्रेसिव होने की इन अ कन्वेंशनल सेंस, तो वो क्यों रुक गई है? एक्चुअली जो बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट है वो बलूचिस्तान को पूरा मान के चलती है, यानी जो ईरानी पोर्शन, अफगानी पोर्शन और पाकिस्तानी पोर्शन। जब तक ईरान शांत था दे वर फाइटिंग फॉर दी पाकिस्तानी पोर्शन। अब इस समय उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये रेजिम टॉपल हो जाए, अगली रेजिम हो सकता है हमारे पक्ष की बात कर ले। तो इसलिए हम थोड़ा-सा यहाँ पर ब्रीदर लेते हैं और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं। पाकिस्तान का तो अभी बैंड बज रहा है। ये तो बजा ही था, कराची में आग लगी थी। एक वहाँ पर बड़ा प्यारा-सा मॉल था, तिमंजला मॉल था। 35 मिनट के अंदर पूरा मॉल स्वाहा हो गया। तो पाकिस्तानी जनता खुद कह रही थी कि एक लकड़ी के पाए को जलने में आधा घंटा लग जाता है। यहाँ का पूरा कंक्रीट का मॉल जो था वो 35 मिनट में जल के खाक हो गया। और मैंने उसकी फोटो को एनालाइज करने की कोशिश की थी, इस कारण मैं देखता हूँ वो फोटो मैं आपके दर्शकों के इंटरेस्ट के लिए उसको अपलोड करता हूँ। उसमें आप नोट करेंगे कि फायर को मैंने ट्रैवल करते हुए सुना है, जंप करते हुए नहीं सुना। पर उस आग में मैंने फायर को जंप करते हुए भी देखा है। तो आखिर क्या कारण था कि फायर जंप कर रही थी? क्या उस मॉल को बाकायदा जलाया गया था कि इट वाज जस्ट अ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन? तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। अभी मैंने 35 मिनट में मॉल सर जल ही नहीं सकता, आपने जैसे कहा वो तो ऑब्वियसली एक टेरर अटैक है। ये तो अब किसी ना इस कारण अब आप खुद निकालिए आग कहाँ लग रही है? ग्राउंड फ्लोर में लग रही है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ग्राउंड फ्लोर पे और एक फ्लोर छोड़ के ऊपर। तो भाई क्या बात है कि ये आग बड़ी बड़ी खेल प्रेमी आग है। यहाँ से पोल वॉल्ट करती ऊपर जाती है, बीच के सारे इलाके को छोड़ देती है
और फिर अचानक कहीं से कहीं पहुंच जाती है। ये तो लगता है सर आर्किटेक्चरल ड्राइंग देख के कौन से पॉइंट्स में आग लगाएं जो एकदम स्प्रेड करे, मतलब पूरी इतना स्प्रेड साफ दिख रहा है एक एंड पे और दूसरे एंड पे, स्क्रीन पे लोग देख ही रहे हैं, साफ दिख रहा है बिल्कुल। वन एंड टू द अदर एंड। अच्छा ये हो ईश्वरन, इस आग में मुझे आग से ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी जनता के रिएक्शन लगे थे। आई वाज लिसनिंग टू व्हाट द पाकिस्तानी पीपल वर सेइंग, एंड आप यकीन मानिए मैंने ऐसी आपदा भारत में भी देखी है और पाकिस्तान में भी नोट की है अभी। लेकिन दोनों के देशों के रिएक्शन जो है जनता के बहुत फर्क होते हैं, और वो एक चीज पर मुझे ध्यान देने पर मजबूर कर गया। भारत में कोई आपदा आती है तो कहते हैं कि हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि मुआवजा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाए। ऐसी बातें आती हैं कि आए थे, उन्होंने हमको मुआवजा दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं मुआवजा और बढ़ के मिले, ऐसी बातें आती हैं। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे थे कि आए थे सदर रियासत और उन्होंने लॉलीपॉप दी और चले गए, हमें पता है कि कुछ होना तो है नहीं। सो जो रिएक्शन जनता का जो होता है वो उनकी गवर्नेंस को दिखा जाता है कि उनको अपने देश के जो हुक्मरान है उस पर कितना विश्वास है। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ मैटर, एंड दोज हु आर बोर्न ऑन दिस साइड ऑफ द रेड क्लिफ लाइन, रात को सोते समय भगवान का धन्यवाद करें कि आप जो है बहुत सही जगह पैदा हुए हैं। थोड़ा सा भगवान का ग्रिड रेफरेंस में देरी डिले हो जाता है ना, तो आप उस तरफ पैदा हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल में जिंदगी हो जाती है। जी या शरण जी। फॉर ऑल द स्ट्रगल्स हमारे एंसेस्टर्स यहाँ नहीं आते, विश्वास कर लेते, जैसे बहुतों ने हाँ विश्वास किया कि भैया हाँ। पाकिस्तान विल बी सेकुलर एंड ऐसी कोई बात नहीं है, बहुतों ने विश्वास किया एंड गुड फेथ किया। और वो तो थैंक गॉड दैट व्हाटएवर दे सफर्ड व्हाइल कमिंग टू इंडिया दे स्टिल केम, अदरवाइज क्या होता सर। सर मैं बहुत मुश्किल। थोड़ा दूसरे बॉर्डर पर जाना चाहता हूँ, बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे अब चुनाव आ रहा है। उससे पहले जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है मोहम्मद हसन महमूद अवामी लीग का, वो कहता है कि इट्स वर्स देन अ हॉरर मूवी, मिनॉरिटीज पे अटैक्स बढ़ेंगे, वायलेंस वर्स होगी, चुनाव पूरा सेटल हो चुका है, हम बाढ़ हैं, हमारे पास 60% सपोर्ट है। चलो वो तो पॉलिटिकल बात होगी, पर जो वो बात कर रहे हैं कि मिनॉरिटीज पे अटैक्स बढ़ेंगे बिकॉज एक पूरा यूएस कंट्रोल पे आऊंगा, वॉशिंगटन पोस्ट पे चुनाव हो रहा है। तो सर बांग्लादेश की आप क्या हालत देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं कि वहां पे भी प्रोवोकेशन चलती रहेगी ऑन सनातन के इंडिया को इन्वॉल्व किया जाए, या इंडिया को डिसाइसिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वहां पे? हाउ डू यू सी द बांग्लादेश सिचुएशन फ्रॉम इंडियाज लेंसेस? अच्छा ईश्वरन, मैं आपके दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा कि आप बांग्लादेश को ले जाएं 1947 में। 47 में लेके गए और थोड़ा सा और रिवाइंड कर दे अगस्त 1946 में। अगस्त 1946 में बंगाल में क्या हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। सोहरावर्दी प्राइम मिनिस्टर थे, और मेरे एक फ्रेंड हैं, नाउ शी इज एल्डर टू मी, उनके फादर जो थे बाऊ बाजार पुलिस स्टेशन के अध्यक्ष थे, मतलब कि थाना इंचार्ज थे। बाऊ बाजार वाज द एरिया जहां से ये पूरा एक्शन शुरू होता है। एंड शी मेड अ मेंशन टू मी कि उन्होंने अपने फादर की आंखों में आंसू और चेहरे पे मायूसी कभी नहीं देखी, लेकिन जब वो इस इंसिडेंट को बयान कर रहे थे कि मुझे बोला गया कि आई विल नॉट टेक एनी एक्शन, आई सॉ माई पीपल बीइंग किल्ड अंडर माई वॉच। तो एक पुलिस वाला जो कि समाज की रक्षा के लिए बैठा है, उसको आदेश मिलता है कि तुम कुछ एक्शन नहीं लोगे, तो सोचे समझे तरीके से वहां पर हिंदुओं को कत्ल किया गया। सोहरावर्दी लीड कर रहे थे। सोहरावर्दी के बहुत बड़े पिट्ठू थे, उसका नाम था मुजीबुर रहमान। मतलब ये चीज है जो कि हिस्ट्री में आदमी को भूलनी नहीं चाहिए। दिस इज अ फैक्ट। बांग्लादेश जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था। दे नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, दे वांटेड अ सेपरेट आइडेंटिटी। लिहाजा अगर आप ये सोचते हैं कि बांग्लादेशी शरीफ है या भारत के हितैषी हैं, ऐसी बात नहीं है। दे आर ईस्ट पाकिस्तान फर्स्ट। 71 के आते आते तो वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि उनकी भाषा अलग थी। फिर उनके ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास करना कि बंगाली काला ठिगना होता है, धोती पहनता है और ये करता है, उस तरीके से पास किया। तो वो पाकिस्तानियों से रुष्ट हो गई, वेस्ट पाकिस्तान से। लेकिन नॉट टू फॉरगेट, इट इज द सेम लीनिएज, सेम ब्लड, जो कि वहां पर डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदू को मारकर यहां पर अलग आइडेंटिटी बनाई। सो डोंट एक्सपेक्ट कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई भी व्यवहार जो होगा वो सैक्रोसैंक्ट और ढंग का होने का। सॉरी, डोंट फॉरगेट दिस। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि अवामी लीग के रूल में हिंदूज वहां पर सेफ थे, आई वुड लाइक टू इनवाइट योर अटेंशन टू द स्टैटिस्टिक्स। जो हालत अभी है
उस समय भी यही हालत चल रही थी। हाँ, ये गवर्नमेंट थोड़ी-सी भारत की मतलब से बात करती थी, इसलिए हम इसको तरजीह दे रहे थे। इट वाज़ कि तू चोर है और तू सवा चोर है, तो ठीक है यार मुझे चोर एक्सेप्टेबल है, सवा चोर मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाली बात थी। नाउ दीज़ आर फैक्ट्स व्हिच शुड बी लेड ऑन द ग्राउंड कि भाई ये है असलियत। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी आपने नोट किया होगा बयान आया था बेगम खालिदा जिया के सुपुत्र का और उन्होंने कहा था कि देखिए अवामी लीग जो है वो जाएगी इंडिया के लिए जाएगी या कोई और कंट्री पाकिस्तान के लिए जाएगी, केवल बीएनपी है जो कि ढाका में रहेगी और बांग्लादेशियों का साथ देगी। तो बांग्लादेश में हमेशा इलेक्शन जो है वो एंटी इंडिया रेटोरिक पे चलते हैं। उनके क्रिकेटर्स सिवाय 2 या 3 को लिटन दास है और ऐसे ये क्रिकेटर्स को छोड़ के बाकी सारे क्रिकेटर्स जो हैं आपको दिखेंगे मजहबी ट्वीट करते हुए और जमात के साथ में अलाइन करते हुए। इट्स अ फैक्ट। सो आप ये मान के मत चलिए कि वो आपके बहुत तगड़े हितैषी हैं। सॉरी, उस समय उनकी गर्दन फँसी हुई थी, इसलिए उन्होंने भारत की मदद ली और हमने उनकी मदद कर दी। दैट्स ऑल, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। तो ऐसा नहीं है कि शेख हसीना वाजिद के टाइम पे बहुत पीस थी, नहीं ऐसी बात नहीं थी, बट देन उसने अपने उसको कंट्रोल करके थोड़ा-सा रखा था, थोड़ा-सा कह रहा हूँ मैं आपको। पर तो ये अब कोई आप नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का एयर चीफ मार्शल और बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल की मीटिंग होती है, JF-15 की पोटेंशियल डील की बात कर रहे हैं, तो वो मिलिट्री कॉपरेशन ऐसी नहीं सुनने में आती थी या इग्नोर्ड थी। अब वो एक क्लियर कट एम है। अब वेटेड JF पाकिस्तान के क्या मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना ही दे रहा है। तो वो बेसिकली दैट्स व्हाई आई सेड, जैसे ईस्ट पाकिस्तान के समय पाकिस्तानी एसेट्स वहां पे थे, मिलिट्री एसेट्स, वापस उसी दिशा में जा रहे हैं मिलिट्री एसेट्स की हम। ईश्वरन, हमेशा से जो छोटा देश होगा, वो अपने आप को ऐसे हेज करता है कि 2 बड़ी पावर्स के बीच में अपने आप को बैलेंस करके चलता है। श्रीलंका वाज़ वन केस। श्रीलंका कभी जाता था चाइना के लिए, कभी इंडिया के लिए। बांग्लादेश ओपनली आई हैव डेल्ट विद देयर मिलिट्री मैन, आई हैव डेल्ट विद देयर डिप्लोमैट्स। दोनों एरिया में दोनों लोग ट्रेनिंग के लिए चाइना भी जाते थे, ट्रेनिंग के लिए भारत भी आते थे। सो बांग्लादेश को जब भारत से काम होता था तो चाइना के पास जाता था और जब चाइना के पास काम होता है तो भारत की तरफ आता है, क्योंकि दोनों देश जो है वो चाहते थे कि भाई ये हमारे पक्ष की बात कर सके और ये शुरू से चलते रहा है और ये अभी भी चल रहा है। अब क्या हुआ है कि इनके आने से ये थोड़े से ब्लेटेंट हो गए। देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन बांग्लादेश ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री व्हिच इज नोन एज बॉर्न इन इस्लामाबाद। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे लोगों की है जो कि दे ओ एलिजेंस टू पाकिस्तान एंड प्रीडोमिनेंटली इनकी ब्यूरोक्रेसी में ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं। तो अब उनको मौका मिला है अपने आप को उजागर करने का, तो वो उजागर कर रहे हैं। तो नाउ दे आर बैटिंग फॉर अलाइनमेंट विद पाकिस्तान। नॉट दैट पाकिस्तान से उनको कोई प्यार है, जस्ट बिकॉज़ हिंदुस्तान से उनको दुश्मनी दिखानी है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अपने आप ठोकर लगेगी, अकल आएगी, वापस आएंगे। सर अपने आप लगेगी, बिफोर आई कम टू माय लास्ट क्वेश्चन यूएस सर, अपने आप ठोकर लगेगी या आपको लगता है भारत को एक्टिवली कुछ ठोकर मारनी चाहिए? भारत जो है ना 17 फरवरी जब तक कि चुनाव का रिजल्ट नहीं आता कुछ नहीं करेगा, आपने आराम से पहले ही ऑब्जर्व कहा, करेगा, आप पहले आराम भी से यही कह रहे थे कि चुनाव से पहले कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं होगा। आप देख लो आज तारीख कितनी हो गई है, 23 तारीख हो गई है। बस मुश्किल से 20 दिन रह गए हैं अभी चुनाव के। 20 दिन में कोई चेंज होने की उम्मीद नहीं है। भारत अपने जितने बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करके रखेगा जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो ना हो पाए। बट इफ यू फील कि वी विल इंटरवीन मिलिटरीली या किसी तरीके से, आई एम सॉरी। अननोन गनमैन जो है वो अपने आप ऑपरेट करते रहेंगे, वो बात अलग है। लेकिन ऑफिशियली भारत जो है वो इंटरवीन मुझे नहीं लगता कि करता हुआ दिखाई देगा। सर चुनाव को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर आई और बड़ी खबर आई है जिसमें वो कहते हैं यूएस डिप्लोमैट्स ढाका के अंदर ये फील कर रहे हैं कि इवन दो इस्लामिस्ट डायरेक्शन में बांग्लादेश जा रहा है और जमात वहां पे जमात इस्लामी बहुत बड़ी हिस्टोरिक अपने विक्ट्री के लिए हेड कर रही है, मतलब अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है वेदर दे कम टू पावर और कोलिशन गवर्नमेंट। और यूएस नोइंग कि वो क्या सब हो रहा है इज विलिंग टू अलाइन विद देम एंड सपोर्ट देम एंड डू बिजनेस विद देम। तो आप ये जो यूएस की बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ऑनवर्ड्स बहुत एक्टिव फ्रंट फुट पे इन्वॉल्वमेंट हो रही है व्हिच इज नाउ इवन गोइंग इनटू द फंडामेंटलिस्ट डायरेक्शन, मतलब वर्स से वर्स्ट हो जा रहा है। आपने कहा शेख हसीना भी कोई अच्छी नहीं थी बट इट्स एंड जमात इज द लास्ट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इन द करंट सिचुएशन। तो हाउ डू यू सी यूएस रोल
even post-election or in election in Bangladesh, and the potential headache for India rising out of that after the election? देखिए, सेंट मार्टिन आइलैंड पे यूएसए की निगाह बहुत पहले से लगी हुई है। दे डेस्परेटली वांटेड दैट। शेख हसीना वाजिद ने मना कर दिया कि वो उनको नहीं मिल सकता। अभी भी दे वांट टू हैव अ क्रिश्चियन कंट्री समवेयर इन दैट एरिया। इंडिया का मिजोरम हो गया, बांग्लादेश का वो वाला सेक्टर हो गया, उसमें एक क्रिश्चियन कंट्री की बात जो है वो सोच रहे हैं, एक लैंड ऐसा होना चाहिए। एंड आइडिया जो है वो यूएस के यही है। आपने नोट किया होगा कि यूएस फोर्सेस जॉइंट एक्सरसाइज कर रही थी बांग्लादेश आर्मी के साथ में। व्हाई शुड दे गो टुवर्ड द चिटगांग हिल ट्रैक्स फॉर एन एक्सरसाइज? क्या मतलब है वहां पे जाने का? एंड सडनली वहां पर जब 15 बांग्लादेशी सोल्जर्स को मार दिया जाता है रिबेल्स द्वारा, तो पूरे के पूरे विड्रॉ करते भागते पीछे आते हैं। तो इतना प्यार आखिर बांग्लादेश के उस एरिया से क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे वो एरिया चाहिए भाई, मुझे इस एरिया को डोमिनेट करना है, इसलिए मैं वहां जाके ऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो हर आदमी अपनी मटर को भुना रहा है। बांग्लादेश जो है, इट हैज बिकम अ प्लेग्राउंड फॉर यूएसए और चाइना। इंडिया का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, पर गेम तो हम भी खेलते हैं। पाकिस्तान तो है ही है। म्यांमार में अराकान आर्मी अपना खेल खेल रही है वहां पर। तो एवरीबॉडी देखो, जब वाटर्स ट्रबल्ड होते हैं तो हर एक आदमी अपना कांटा लेके बैठता है फिश करने के लिए उसमें। तो बांग्लादेश में अराजकता जैसे फैलेगी, बहुत लोग आएंगे। तुर्की भी जंप मार के आया है, ऐसी बात नहीं तुर्की शांत बैठा हुआ है, वो भी आया है। तो हर आदमी कोशिश करेगा अपने अपने मटर भुनाने की। तो इलेक्शंस का वेट है। इलेक्शन में जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे आई डोंट नो व्हाई बीएनपी लीड करके आती हुई दिखाई दे रही है। जमात जो है, जमात विल हैव टू बी टेम्ड बाय द बीएनपी। तो अभी आप देखेंगे कि बांग्लादेश के अंदर में पॉलिटिकल वायलेंस जो है, जैसे वेस्ट बंगाल में होता है ना, वैसा ही वहां पर भी हमको देखने को मिलता है और मिलेगा। तो पोस्ट पोल वायलेंस जो है, आई फोरसी, इन्होंने अवामी लीग को तो भूल के फिर क्या होगा, जमात वर्सेस बीएनपी चलेगा। तो मार काट हाय हल्ला जो है वो बांग्लादेश में चलता रहेगा, नथिंग न्यू। बट कौन कितना भारी पड़ेगा ये वक्त बताएगा। बट मुझे दिख रहा है कि बीएनपी जो है वो पावर में आती दिखाई दे रही है। यूनुस साहब का अभी टाइम आ गया है अपने बैग्स पैक करके भागने का, यूएस तो जाने का। वेट एंड वॉच। जी सर, थैंक यू सर फॉर कवरिंग बोथ एंड्स। एंड चुनाव के बाद विल बी क्रूशियल टाइम, बिकॉज पोस्ट पोल वायलेंस में माय फेयर इज बर्न्ट वुड बी बोर्न बाय सनातन, क्योंकि वो तो उनके लिए सबसे पहला इजी टारगेट है। इजी टारगेट है। आपस की लड़ाई भी होगी, बट ये भी होगा। सर लेट्स होप इट डजंट हैपन, बट जो भी होता है चुनाव के बाद बात के इस बांग्लादेश इशू को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।